जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। मध्य प्रदेश वर्ग 2 की जो चयन परीक्षाएं 2025 में जो होने वाली है 20 मार्च से इसके एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। एएसपी कंडक्ट करा देगा। तो उन सभी के लिए मैं लगातार सोशल साइंस पर जो एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि टीजीटी में सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। लगातार ये क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ में स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट पर भी मैं क्लासेस एमसीक्यू सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें कि हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज अभी हाल ही में मैंने कल से स्टार्ट कर दी है। एक वीडियो मैंने उसका कंप्लीट डाल दिया है एमसीक्यूज का, तो वो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं, जो सारे के सारे एमसीक्यू के जो वीडियोस हैं, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके लिंक वहां से आप क्लिक करके उसको ओपन कीजिए और उसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट एग्जाम्स का जो सिलेबस है उसके पैटर्न पर आधारित मैंने ये पूरी सीरीज बनाई है। और सिमिलरिटीज में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लास्ट हुआ था जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन ये मैंने सीरीज बनाई है उसी की सिमिलरिटीज पर। तो आपको जो क्वेश्चंस की क्वालिटी मिलेगी वो आपको इसी तरीके की मिलेगी और ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना आपकी टीजीटी के जो चयन परीक्षा है उसमें मिलने वाली है। तो आप सीरीज को पूरा कंप्लीट जरूर कीजिएगा और साथ में सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके सारे अटेम्प्ट कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा। लगातार देख रहे हैं, देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। स्टडी कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पर, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ गया। इससे पहले कि मैंने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, तो इसमें जो पूछा गया वो आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो हार्डनेस है वो जो पानी की जो कठोरता है वो किसे मतलब कि किसे पानी में कठोरता में नापा जाता है। मतलब कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि पानी की कठोरता, पानी में जो कठोरता होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसको नापा जाता है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ये ए ऑप्शन है, बी, सी और ये डी। तो इनमें आपको आंसर देना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता का जो योग है, यानी कि सम ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन। बी में है सम ऑफ द आयरन कॉन्सेंट्रेशन। सी में है सम ऑफ नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। नाइट्रेट की जो सांद्रता है उसके योग को नापा जाता है। या फिर सम ऑफ आयरन एंड नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि लोह और नाइट्रेट की सांद्रता के योग को इसमें मापा जाता है। तो आपने देखा होगा पानी में आज के टाइम में जो आरओ वाटर जो लगता है, आरओ इंस्ट्रूमेंट लगता है जो, वो जो होता है उसमें टीडीएस नाम की एक चीज होती है। टीडीएस यानी कि वाटर वाटर में जो टीडीएस है वो नापा जाता है। यानी कि पानी में जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट कितने घुले हैं, कितने घुलनशील हैं उसमें, उसके बारे में यहाँ पर पूरा नापा जाता है। वो नापने में यहाँ पर कौन कौन से मेजर एलिमेंट है जिनको कि यहाँ पर नापा जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, सम ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है इसमें, जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता को मेजर किया जाता है कि सबसे अधिक अगर टीडीएस नापने में जिस एलिमेंट को कैलकुलेट किया जाता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सांद्रता है, जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। वैसे पानी में और भी कई एलिमेंट इसमें मिलते हैं, जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा सोडियम भी मिलता है, इसमें पोटेशियम भी मिलता है। साथ में इसमें कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, जो नाइट्रेट है उसके आयन भी होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता को इसमें
नापा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल वाटर, यानी कि निम्न में से किस शब्द का उपयोग पानी के द्वारा स्थिर उपजाऊ मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया में किया जाता है। इसमें चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि ए ऑप्शन जो है वो है लीचिंग, बी ऑप्शन घास, सी ऑप्शन जिसमें कि मृदा का अपचय यानी कि वेदरिंग ऑफ सॉइल, और डी ऑप्शन सॉइल इरोजन है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है ये आपको बताना है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो और साइंस के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स मिल रहे हैं, इसमें जिसमें कि वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे इसमें सोशल साइंस के, और साथ ही साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा साथ में, और पसंद आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक जरूर करते रहिएगा। क्लास को अंत तक कंप्लीट कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मृदा अपरदन। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस शब्द का उपयोग पानी के द्वारा जो शीर्ष उपजाऊ मिट्टी यानी कि जो ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की जो कि उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है ना, एलोवेला जो सॉइल होती है वो किसके द्वारा जाती है, वो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की जो कटाव होता है, कटाव से ही मिट्टी वो कटती है जो उपजाऊ भूमि है, और वो पानी के द्वारा जो कटती है वो भी मिट्टी होती है, वो मृदा अपरदन ही कहलाता है। जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो बाढ़ के दौरान जो मिट्टी कट के जाती है वो कट के सीधे तटीय क्षेत्रों में जो जमा होती है, तो वो मेन क्षेत्र जो प्लेन फील्ड है, प्लेन फील्ड से कटते हुए चली जाती है, तो वही कहलाता है मृदा अपरदन। ठीक है ना, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी के कटाव में उपजाऊ मिट्टी जो जाती है वो मृदा अपरदन से ही जाती है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया इसका आंसर आपको। तो क्वेश्चंस आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द नेम गिवन टू लॉस एंड फ्रेगमेंटल मटेरियल ऑन द मून सरफेस। चंद्रमा की सतह पर बिखरी हुई खंडित सामग्री को क्या नाम दिया गया है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन है वो आप समझिए। तो बताइए इसका आंसर क्या है। ए ऑप्शन आपके सामने बी हिमनद मिट्टी, ए जो है रेजोलिथ मिट्टी है, बी जो है हिमनद मिट्टी है, सी की बात करें तो काली कपास मिट्टी, और डी जो है लाल मिट्टी है। तो चंद्रमा की मिट्टी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि चंद्रमा का जो सरफेस है उस सरफेस पर बिखरी हुई और खंडित सामग्री है उसको किस नाम से पुकारते हैं। क्या आंसर है इसका ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको मैं बता देता हूं, इसका आंसर है रेजोलिथ मिट्टी। क्या कहा जाता है इनको, रेजोलिथ मिट्टी कहा जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेजोलिथ मिट्टी कहा जाता है। रेजोलिथ मिट्टी वो होती है जो कि टूटी हुई चट्टानें, खनिज और कांच के टुकड़े की एक परत होती है जो कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की जो एक आधार स्लाइड एक सरफेस जो होती है, बेस जो होती है उसको ढकती है ये। ठीक है ना, तो ये पूरे धूल के कण, क्योंकि चंद्रमा जो बना है वो चंद्रमा कहीं ना कहीं पृथ्वी के ही मिट्टी के कणों का जो नेचर के द्वारा बाद में जब यहाँ पर जो एक क्या कह सकते हैं एस्ट्रॉइड जो टकराया था, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड जो टकराया था, टकराने के बाद में पृथ्वी पर जो हलचल हुई थी उसके बाद में जो मिट्टी के कण उपजे थे उससे ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ही कणों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कण है, ठीक है ना, वो टूटी हुई चट्टानें, वो खनिजे हैं, वो कांच के टुकड़े जो हैं वो पृथ्वी के, और साथ में वो एस्ट्रॉइड टकराया उसके मेटल से जो धूल के कण उड़े उससे ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो ये जो इसके जो कण हैं वो रेजोलिथ के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको याद रखिएगा। यानी कि रेजोलिथ कैसे बनता है, ये बनता है चट्टानों का, जो चट्टानें जो होती हैं उनके अपचय के कारण, ठीक है ना, और अधिक और वहां पे पौधों की वृद्धि, यानी कि पृथ्वी पर जो पौधों की वृद्धि हुई उस पौधों की वृद्धि से बनता है, और साथ में आजू बाजू के जो उल्का पिंड हैं उनके प्रभाव के कारण यहाँ पर ये
मिट्टी का प्रभाव, ये रेजोलिथ मिट्टी बनती है, क्योंकि चंद्रमा पर भी कहीं ना कहीं एस्टेरॉइड कभी ना कभी टकराए होंगे, उन टकराने के कारण वहां पर ये जो घर्षण हुआ उससे रेजोलिथ मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा आप साथ में। क्वेश्चन नंबर 95, द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट in the descending order of weight present is given by the which of the following option। क्वेश्चन नंबर 95 में भार प्रतिशत के अवरोही क्रम को पृथ्वी की पपड़ी का तात्विक संगठन निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा दिया गया है। देखिए ये ऑप्शन बहुत ही प्यारे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसका ए ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ये बी, सी और डी, जिसमें कि सारे एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर में आपको इसको जमाना है। तो 4 इसमें दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पीटर दिन का साइन मिस हो गया है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है 4 ऑप्शन। तो इसमें से कौन कौन से जो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। यानी कि भार प्रतिशत के अवरोही क्रम पर पृथ्वी पर पपड़ी का जो धात्विक संगठन है उसका विकल्प कौन सा सही होगा, यानी कि जो वेट है उसके अनुसार। सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन आयरन, आयरन इज ग्रेटर देन कैल्शियम। ये मतलब किस तरीके की मिट्टी है जिसमें कि ये एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसका ऑर्डर इसमें बताना है। बहुत इजी है, इसको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। देखिए इसका जो आंसर है वो पहला वाला बिल्कुल सही है। देखिए सिलिकॉन यानी कि मिट्टी, जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या सिलिकॉन ही होती है, तो इसमें मिट्टी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है, तो मिट्टी और मिट्टी के बाद में सेकंड जो लार्जेस्ट वॉल्यूम में जो एलिमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है एल्यूमिनियम, एलिमेंट जो पाया जाता है, मिनरल जो पाए जाते हैं। उसके बाद में आयरन, लोह मात्रा थर्ड नंबर पर आता है। लोह के बाद में फिर कैल्शियम की मात्रा पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई गई है भार प्रतिशत के आधार पर। ठीक है ना, पपड़ी के धात्विक संगठन में इसका विकल्प अच्छा है, यानी कि सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन आयरन और आयरन इज ग्रेटर देन कैल्शियम। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, किसी भी कॉपी की कोने में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी। सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और ये डी। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फुल फॉर्म पूछा है, सेंटर फॉर पॉल्यूशन चेकिंग बोर्ड, सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2 बार आ गया यहाँ पर। ठीक है, और सेंटर फॉर पॉल्यूशन कैलकुलेटिंग। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ये 2 बार आ चुका है, तो कौन सा आंसर इसमें से सही है ये आपको बताना है। बताइए। सीपीसीबी का मतलब होता है, देखिए ये दोनों ही आंसर सही है क्योंकि दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा समय ना लेते हुए। सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोला जाता है, जिसको कि भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, इसको बनाया गया है, जो कि एक वैधानिक, ठीक है ना, वैधानिक संगठन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में इसको बनाया गया था और इसके द्वारा आप मतलब इससे जल में जो प्रदूषण है उसको रोकथाम करने के लिए इसको बनाया गया था और उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जल में प्रदूषण की क्षमता को उसको रोकथाम करने के लिए इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया जाता है ये बनाया जाता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया था और ये वैधानिक संगठन है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन डिड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। देखिए ज्योग्राफी खत्म, ज्योग्राफी के बाद में अब हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए ऑप्शन 1761, बी ऑप्शन 1780, सी ऑप्शन
1785 या फिर डी ऑप्शन 1790। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। और हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिस्ट्री के हर पैटर्न पर आ सकते हैं, ये भी किसी भी पैटर्न में पूछ सकता है, तो आपको उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री को जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टडी करनी है। लेकिन आप अगर एमसीक्यू मेरी देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट मानिए कि आप यहाँ पर 70 to 80% हिस्ट्री के एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। ज्योग्राफी भी पूरी, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पूरी एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपके 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। इससे अलग हट के क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। बताएं इसका आंसर क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। पानीपत का पैटर्न बता रहा हूँ आपको, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है डेफिनेटली आप बता सकते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था मराठाओं के बीच में। मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। अफगानी शासक कौन था इसमें, दुर्रानी। दुर्रानी वंश का शासक था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के साथ में, और मराठाओं में कौन पेशवा था उस समय, बालाजी बाजीराव, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो कि 1761 में पेशवा थे, उनके सामने हुआ था ये। और उनके तरफ से युद्ध किसने लड़ा था, उनके कजिन, यानी कि उनका जो चचेरा था, नहीं कि उनके भाई का जो पुत्र था, जिसका नाम था सदाशिव, सदाशिव भाव ने यहाँ पर लीड किया था। और इस सेना का जो सेनापति था वो बालाजी बाजीराव का सबसे बड़ा पुत्र विश्वास राव था। मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट कराया है। विश्वास राव को यहाँ पर सेनापति बनाकर भेजा था। और इस युद्ध में मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और मराठाओं का डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है। मराठा वंश का बहुत जम के नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। 1761 ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, यानी कि इससे पहले दो युद्ध और हुए हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था मुगलों के काल में 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, इब्राहिम लोधी। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, इसके बीच में हुआ था। ये भी मुगलों, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य बोलते थे इसको, जिसको कि हेमू के नाम से भी पुकारते थे। हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके साथ में ये युद्ध हुआ था 1556 में। ये सेकंड युद्ध हुआ था और ये फर्स्ट हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और ये तीनों युद्ध मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया, when did round conference between British and Indian representative started and ended? ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच में गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था, उसके बीच का काल पूछा गया है कि कब से शुरू हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कब खत्म हुए थे। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन 30 से लेके 32 तक, बी ऑप्शन 29 से लेके 33 तक, सी ऑप्शन 30 से लेके 33 तक, या फिर 1929 से लेकर ये 1932 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की है तो आप इसका आंसर बेधड़क दे सकते हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। किसी भी एग्जाम में पूछिएगा, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी एग्जाम में ये आ ही जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अंग्रेजों के साथ में, भारत और अंग्रेजों के बीच में,
ब्रिटिशर्स के बीच में, तो ये बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप इसका आंसर अवश्य दे सकते हैं। बताइए क्या है इसका। देखिए इसका जो आंसर है वो अब मैं आपको बता रहा हूं, और वो है 30 से लेके 32 के बीच में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना। राउंड टेबल यानी कि गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्यों किया गया था, इसका कारण था यहाँ पर संवैधानिक सुधार, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनके द्वारा, और ये जो संवैधानिक सुधार थे, ये संवैधानिक सुधार की शुरुआत जो हुई थी वो 1919 का जो अधिनियम आया था, जिसमें कि ड्यूअल गवर्न पॉलिसी आई थी, जिसको कि चेम्सफोर्ड सुधार या फिर उसको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। उस सुधार के तहत ये तय किया गया था कि 10 वर्ष के बाद में एक कमीशन, एक कमिटी एक बनाई जाएगी, और जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट पे यहाँ पर शासन कैसा चला उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। और वो रिपोर्ट के लिए सबसे पहले आया था साइमन कमीशन, ठीक है ना। साइमन कमीशन आया था, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं और इससे आपको क्लियर होगा। और ये साइमन कमीशन जो है 10 वर्ष में आना था, लेकिन 10 वर्ष से पहले ही इसको बुला लिया गया था, यानी कि 1919 का ये लॉ था, रिफॉर्म था, जिसको कि चेम्सफोर्ड लॉ कहा जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड लॉ कहा जाता है। और इससे 10 वर्ष के बाद में ये कमिटी बनना तय पाया गया था, लेकिन उससे पहले ही बन गई थी। और साइमन कमीशन जो आया था वो 1927 में ही यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया था, और 28 में ये आ गया था। 1928 में ये आ गया था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अगले रिफॉर्म होने की तैयारी में थी, यानी कि 10 वर्ष से पहले आ गया। तो इसके बेसिस पर जो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुई, उसके आधार पर ये गोलमेज सम्मेलन रखे गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि भारतीय प्रतिनिधि और ब्रिटिशर्सों के साथ में हुए थे। भारतीय प्रतिनिधि यानी कि उस समय भारत में जो जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां थी उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें कि कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, और अन्य छोटी पार्टियां भी इसमें शामिल थी, जो कि उस समय वहां पर रूल में थी, जिसमें कि प्रजा पार्टी भी थी, और अकाली दल जिसको बोलते हैं अपने सिख समुदाय की, तो उनकी पार्टियां भी यहाँ पर शामिल थी। साथ में दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी, तो उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो इस तरीके से गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1930 में, दूसरा जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। इस तरीके से 3 गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्लास पहले से ही मैंने वीडियो में इस चैनल पर डली हुई है, तो वहां से आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा गांधी इरविन समझौते की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस पर आप आंसर दे सकते हैं, ए बी सी डी। तो गांधी इरविन पैक्ट में से इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे मैं राउंड कर दूं, यहाँ पर ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज ए सी, और ये डी ऑप्शन। पता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज एग्रीड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन पर सहमति व्यक्त की गई थी। या फिर द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट वाज हेल्टेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया। या फिर तीसरा ऑप्शन जो है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंस
रिस्ट्रिक्टिंग कांग्रेस एक्टिविटी, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए सभी अध्यादेश को वापस ले लिया था। या फिर डी ऑप्शन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमूव द सॉल्ट टैक्स, ब्रिटिश सरकार ने नमक कर को हटाने के लिए इनकार कर दिया। कौन सी विशेषताएं इसमें नहीं है, कौन सी एक विशेषता है जो कि इसमें से लागू नहीं होती हैं, जो कि गांधी इरविन पैक्ट में शामिल थी? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो आंसर है वो सीधी सी बात है, अगर आपने गांधी इरविन पैक्ट को पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। उसको उसके जो पूरे पॉइंट्स थे, अगर उन पॉइंट्स को आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था और इसमें कौन कौन से समझौते किए गए थे, एक दूसरे के साथ में सहमति जताई थी, तो उस आधार पर आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन पर सहमति व्यक्त की थी, बिल्कुल की थी। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ जो कि 31 में हुआ था, 5 मार्च को, नोट कीजिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा यहाँ पर। 5 मार्च 1931 में ये पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट, और उसमें समझौता किया जाता है कुछ बिंदुओं पर, जिसमें कि एक दूसरे के यानी कि कांग्रेस के द्वारा कुछ पॉइंट रखे गए थे, कुछ पॉइंट्स इरविन जो कि उस समय का क्या था, यहाँ पर वायसराय था, तो उसके द्वारा ये बात यहाँ पर रखी गई थी। तो उनके कुछ बिंदुओं पर सहमति थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा रखे गए थे, और कुछ IN यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर रखे गए थे। तो उस पर जो सहमति जमी थी, उस सहमति के आधार पर यहाँ पर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में जाने की सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा है, कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। तो यहाँ पर वो एक बिंदु ये भी था कि अगर आप हमारी कुछ बातें मानते हैं तो हम उस समय जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था हम उसको खत्म कर देंगे, यानी कि उस पर हम रोक लगा देंगे, उसको हम वापस ले लेंगे। सिविल डिसओबीडिएंट की मूवमेंट की शुरुआत दांडी यात्रा के बाद हो गई थी। दांडी यात्रा जो हुई थी वो हुई थी यहाँ पर, जिसमें कि लगान टैक्सेस पर बढ़ा दिए गए थे, नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, नमक पर दोगुना कर दिया गया था। तो उसके लिए गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी, उसके बाद में वहीं से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून तोड़ा था और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो ये भी एक बात थी। तो यहाँ पे भी आंदोलन को रोका गया था, ये भी एक बिंदु तय था गांधी इरविन पैक्ट में, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की गतिविधियों से प्रतिबंधित करने के लिए सभी अध्यादेश को वापस ले लिया था। ये गांधी जी के द्वारा यहाँ पर बात रखी गई थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जो कि आंदोलन के समय आपने अरेस्ट किए हैं, उन सभी राजनीतिक कैदियों को यहाँ पर रिहा करना होगा। तो कांग्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उनके जो राजनीतिक व्यक्तित्व के जो लोग थे, जिसमें कि पूरे कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उन सबको यहाँ पर रिहा किया था, उनके प्रतिबंध को यहाँ पर वापस लिया था। ये गांधी जी ने बिंदु रखे थे, यानी कि जो बिंदु रखे थे उन बिंदुओं की बात है, यानी कि ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकते इसमें। तो इसमें जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। ठीक है ना, जब 3 पॉइंट हो चुके हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने नमक कर हटाने से इनकार कर दिया, ये विशेषता नहीं, यानी कि नमक में जो टैक्स था वो वापस नहीं लिया था, ये इसकी विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इस पर भारत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था, जिसने कि गांधी जी ने और उनके साथ के जो लीडर्स थे उनके साथ में मिलकर शुरू किया। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि साथ में शुरू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को यहीं पे, अगर गांधी इरविन पैक्ट पढ़ना है तो आप मेरी वीडियोस में या फिर उससे पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द माउंटबेटन प्लान? निम्नलिखित में से कौन सा माउंटबेटन योजना की विशेषता? क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से आप पूरी कंप्लीट क्लास देखिएगा, और क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
लगातार क्लास देखने के लिए। ए ऑप्शन आपके सामने आ गया, बी, सी और ये डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें कि ब्रिटिश भारत को अधिराज्य इसमें विभाजित किया गया था, या फिर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वाज फिक्स्ड टू 15 अगस्त 1947, सत्ता के हस्तांतरण की तो तिथि थी 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। या फिर सी ऑप्शन, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम लीग क्षेत्र पर लागू होगा। या फिर डी ऑप्शन, ब्रिटिश सम्राट अब भारत के सम्राट के शीर्षक का उपयोग नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे अगर आपको पता है, जिससे कि आपको भी आपकी कंसिस्टेंसी का जानकारी मिल जाए। इसका जो आंसर है वो सी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि लिखा गया था संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, ये इसकी विशेषता नहीं। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब आई थी? ये आई थी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक वो डेट 1947 में ये माउंटबेटन योजना लागू की गई थी। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इसको पारित किया गया था, और पारित होने के बाद में ये लागू हुआ था। उसके बाद में दो राज्यों का, दो डोमिनियन स्टेट का विभाजन हो गया था, जिसमें एक पाकिस्तान था और एक भारत था। तो पाकिस्तान को एक दिन पहले यानी कि रात में पाकिस्तान को आजादी मिल गई थी, और एक दिन पहले 14 अगस्त को और 15 अगस्त को भारत को यहाँ से ब्रिटिश डोमिनेंस स्टेट का दर्जा मिल गया था, जब तक कि उन्होंने अपना खुद का स्वयं का संविधान नहीं बना लिया था। संविधान बनने के बाद में ये डोमिनेंस का जो स्टेटस था, ये स्टेटस को रिमूव किया गया, और यहाँ पर जो दोनों थे, चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत, इन दोनों को गणराज्य की यहाँ पर जो स्टेटस था वो मिल गया था। गणराज्य यानी कि एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में यहाँ पर स्टेटस मिल गया। इसी कारण से हम अपने देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस तभी मनाते हैं जब वहां का संविधान यानी कि हमारा संविधान पारित हो गया था, संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे पहले तक हमारे देश में डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा था वो लागू था, जब तक हमने संविधान नहीं बना लिया। क्लियर हो गया? चलो, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following was between the India and the Pakistan and the operator of Gibraltar is not a true cause? बताएं, which one is the correct answer? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ए 1947, बी 1965, सी 1971 और डी 1999। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में निम्नलिखित में से किस युद्ध को का जो मूल कारण था वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगर आपने पढ़ा है तो आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। डीप में ही आपको यहाँ पर हिस्ट्री को भी पढ़ना है, जिसमें कि आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है उसको भी यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, यानी कि भारत की आजादी के बाद का जो इतिहास है वो भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपने कंप्लीट करना है। तो इसका जो आंसर है बताइए कौन सा? ऑपरेशन जिब्राल्टर।
विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए इसका जो आंसर है वो 20 है। ये 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये एक बनाया गया था, एक आदेश दिया गया था, मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक मुहिम चला गया था, इसको कि ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो कि अगस्त 1965 में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया एक गुप्त सैन्य अभियान था। ठीक है ना, ये क्या था? ये एक गुप्त सैन्य अभियान था जो कि जम्मू कश्मीर में किया गया था। ये गुप्त सैन्य अभियान, और ये हुआ था अगस्त में, अगस्त 1965, अगस्त 1965 1965 में यह अभियान चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और इस ऑपरेशन का जो उद्देश्य था वो भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काना था और कश्मीर पर भारत की पकड़ को कमजोर करना। ठीक है, 1965 का, यानी कि यहाँ पर भारत में एक विद्रोह, एक डिस्टर्बेंस डेवलप करना था, विद्रोह भड़काना था और भारत की जो पकड़ कश्मीर पे ज्यादा थी उसको कमजोर करना था। और इस ऑपरेशन, मगर ये ऑपरेशन ज्यादा सक्सेस नहीं रहा, ये असफल हो गया था। ठीक है ना, और असफल होने के कारण इसकी लीक, इसकी जो परतें थी वो खुल गई थी सामने भारत के, और इसके बाद में युद्ध हुआ था। और जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध का कारण बना था, जो कि 1965 में ये युद्ध हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया था। ठीक है ना, और ये कैसे काम करता था? पाकिस्तानी जो सैनिक थे, सैनिकों ने कश्मीरी जो स्थायी लोगों की वेशभूषा, यानी कि कश्मीरी जो लोग थे उनका चौगा, यानी कि उनके जो कपड़े थे उन जैसे मतलब बनकर, ठीक है, जो एलओसी थी, एलओसी पार की, और उन्होंने गुलमर्ग, राजौरी जैसे जो शहर थे, ठीक है ना, उसके वहां के स्थानीय लोगों की मदद से जो वहां की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन थी, जो कि एक खुफिया जानकारी थी, वो यहाँ से कलेक्ट की। और उन्होंने ये पूरी की पूरी जानकारी मुजाहिदीन के कारनामों की रिपोर्ट करने के लिए एक विद्रोही रेडियो स्टेशन भी, यानी कि एक अलग से एक रेडियो स्टेशन भी यहाँ पे स्थापित कर लिया था। और उन्होंने सशस्त्र गोरिल्ला समूह का उपयोग भी करके यहाँ पर जो हमला करने और भारत के संचार नेटवर्क को नष्ट करने की, जो यहाँ का टेलीकम्युनिकेशन जो वो था नेटवर्क, उसको भी यहाँ पे खत्म करने की पूरी योजना बनाई थी। लेकिन ये असफल क्यों हो गया था? इसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पर भारत के जो उस समय की खुफिया एजेंसी थी उनको घुसपैठ का पता चल गया था, और स्थानीय लोगों ने विद्रोह, वहां के जो लोकल लोग थे कश्मीर के, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह नहीं किया। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर भारत के साथ दिया, और भारत का साथ देने के बाद में यहाँ पर तो भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को, जो कि यहाँ पर कश्मीरी वेशभूषा में घूम रहे थे और विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे, उनको पकड़ लिया था। और इस कारण से इस ऑपरेशन को का जो खुलासा है वो पाकिस्तानी जो सैनिक जो पकड़े गए थे उनके द्वारा इस ऑपरेशन का खुलासा हुआ था। तो रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये ऑपरेशन 1965 का जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसका एक कारण बना था ये। और ये जो नाम है जो पाकिस्तान ने इसको लिया गया था जिब्राल्टर, जिसको ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा गया है, ये जिब्राल्टर जो कि स्पेन, स्पेन पर मुस्लिम की जो विजय का एक वो था, यानी कि मुस्लिमों ने विजय हासिल की थी स्पेन पर। कब की थी ये की थी जब खलीफाओं का जो विद्रोह हुआ था, और खलीफाओं ने जब एक के बाद में एक जो पश्चिमी देश थे उस पर अटैक करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया था, उस समय जिब्राल्टर पे जो विजय प्राप्त की थी उसी से पाकिस्तान ने ये नाम अडॉप्ट किया था, तो कहा था ऑपरेशन जिब्राल्टर। समझ रहे? जो कि उस समय जब मुस्लिम धर्म शुरू हुआ था 570 में, जब इनके ये जो मोहम्मद थे जो जिन्होंने की मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी, और ये स्थापना हुई थी 612 में। 612 में इन्होंने शुरुआत की थी। इनको इन्होंने कुरान लिखी थी, जो जिब्राइल थे और जो अग्रदूत थे उन्होंने जो बताया था, उसके बाद में 622 में जाकर इसकी शुरुआत होती है और 632 में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद में खलीफा की नाम की एक जो संस्था थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, पर धीमे धीमे करके इन्होंने आजू बाजू के जितने भी देश थे उस पर मुस्लिम जो धर्म था वो यहाँ पर
फोर्स किया था, इन्फोर्स कर दिया था और वहां पर कब्जा करके वहां पे धर्म परिवर्तन किया था। तो स्पेन में भी ये जिब्राल्टर जो ऑपरेशन था वो चलाया था। अच्छा, स्पेन और मोरक्को के बीच की जो स्टेट है उस स्टेट को ही कहा जाता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का क्षेत्र कहलाता है, तो उसी कारण से इसका नाम जिब्राल्टर पड़ा है। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन जिब्राल्टर की बेसिक मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है तो, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन। Which of the following victory took first step to separate the local and central finance? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने स्थानीय और केंद्रीय वित्त को अलग करने का कदम उठाया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा वायसराय था जिसने कि ये कदम उठाया था, जिसमें कि जो लोकल गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के जो वित्त विभाग यानी कि फाइनेंशियल जो विभाग थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड बेनेडिक्ट। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप आंसर दें इसमें। बता, देखिए इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड मेयो इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मेयो के द्वारा ही ये दोनों विभागों को अलग करने का ये कदम, पहला कदम था। यानी कि इससे पहले के जितने भी वायसराय थे उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्थानीय सुधार सबसे ज्यादा किए थे। स्थानीय सुधार के नाम पर इन्होंने कदम उठाया था और काफी ज्यादा यहाँ पर ये कदम को अप्रिशिएट भारत की जनता ने भी किया था। लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो था 1769 से लेकर 1772, ठीक है ना। इस समय ये भारत के वायसराय, सॉरी, भारत के गवर्नर जनरल बने थे। सॉरी, हाँ वायसराय थे ना ये तो। 1869, तो एक ईयर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। वायसराय थे ये 1869 में। 1869 में ये वायसराय बनते हैं 1869 में, और 1869 से लेके 1872 तक ये वायसराय रहते हैं, और इनकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। अगर हम लॉर्ड मेयो के बारे में बात करें तो लॉर्ड मेयो, एक मेयो नाम की इनको उपाधि दी गई थी। जब ये भारत की वायसराय बने थे तो उस समय इनको उपाधि दी गई थी मेयो। मेयो की उपाधि से ये आए थे 69 में, और ये भारत के चौथे वायसराय थे, चौथे नंबर के। ठीक है, तो याद रखिएगा, चौथे नंबर के वायसराय ये बनकर भारत में आए थे 1869 में, और 72 तक रहे। इनकी हत्या की गई थी कहां पर? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में एक कैदी ने यहाँ पर चाकू मार के इनकी हत्या कर दी गई थी, जब ये यहाँ पर अंडमान निकोबार जेल में विजिट करने गए थे। ठीक है, तब तो लॉर्ड मेयो का जो असली नाम था वो था रिचर्ड साउथवेल बोरिक, ठीक है ना, और ये आइलैंड के थे, और भारत में ये चौथे वायसराय बनकर आए थे। अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो ने भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राजनीतिक प्रशासनिक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान दिए गए थे। उन्होंने 1970 में, जब ये वायसराय बनकर आए थे 69 में, तो 70 के दशक में इन्होंने शुरुआत की थी। क्या इन्होंने क्या कहते हैं, जनगणना की शुरुआत भी इन्होंने की थी, जो कि 1971 में, और 1871 में इन्होंने पहली बार भारत में जनगणना के लिए शुरुआत की थी। लेकिन उनकी ये जनगणना की शुरुआत ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। फिर आगे जाकर रिपिन के द्वारा ये जनगणना प्रॉपर तरीके से 1881 के बीच में, 81 के समय में ये शुरुआत होती है, और उसके बाद में प्रॉपर हर 10 वर्ष में जनगणना की जा रही थी। तो 1881 से लेके ये लगातार जनगणना भारत में आज भी 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। लेकिन यह है कि अभी हाल ही में
कोविड के बाद में ये जनगणना होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई और आज तक अभी तक नहीं हुई है। तो बताया जा रहा है कि 2026 में ये जनगणना कर ली जाएगी, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो मेयो के बारे में अपन वापस लौटते हैं। मेयो के ने यहाँ पर जो सुधार किए थे उसमें यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, जो कि प्रत्येक जिले का जो जनगणना करता था उस समय, प्रत्येक जिले, कस्बे और गांव की लिखित रिकॉर्ड यहाँ पर देता था और उसके बारे में यहाँ पर देख रेख भी की जाती थी उस चीज की। यानी कि मेयो के समय में हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव का एक पूरा का पूरा रिटर्न बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और इन्होंने कई सुधार भी यहाँ पर किए थे, जिसमें कि 1872 में जब इनकी हत्या की गई उससे पहले इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम और जेल सुधार अधिनियम ये यहाँ पर किए थे। नोट कर लीजिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और कौन सा, भारत में जो भूमि थी, ठीक है ना, भूमि सुधार अधिनियम। और जेल सुधार अधिनियम जो थे वो इन्होंने यहाँ पर, मतलब जेलों में कैसे सुधार होना चाहिए, क्या क्या इसमें सुविधाएं होनी चाहिए, वो भी इन्होंने शुरू की थी। जेल सुधार अधिनियम ये इन्होंने यहाँ पर सुधार किए थे, सुधार। और उसी के कारण ये सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में, वहां पे विजिट करने गए थे, लेकिन वहां पर एक कैदी ने चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी। और वो कैदी कौन सा था, ये आप अगर बता सकते हैं तो बताएं, ये तो मैं बताता हूँ आपको। इसके जो कैदी का नाम था, जो कि 1872 में जब लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार गए थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब पोर्ट ब्लेयर में जो कि जेल है, सेलुलर जेल, वहां पर एक कैदी बंद था जो कि अफगानी कैदी था। इसका नाम था शेर अली अफरीदी। क्या नाम था? शेर अली अफरीदी ने यहाँ पर इस मेयो की, लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब इसको सजा मिल गई थी, इसको फांसी की सजा दी गई थी, जो कि 11 मार्च 1872 को इसको फांसी की सजा भी दे दी गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 103, एका मूवमेंट ऑफ 1921 अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बेसिकली रिलेटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1921 में एका आंदोलन मूल रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला जो है वो है ट्रेडर यानी कि व्यापारी, दूसरा जो है वो है किसान, और तीसरा जो है यानी कि फार्मर, पीजेंट, या फिर सिविल सर्वेंट जो सिविल सेवक थे वो, या फिर डी सैनिक। किसके द्वारा ये, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1921 में एक आंदोलन चलाया गया था, वो किसने चलाया था, किसने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा, और लगातार इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है फार्मर। एक आंदोलन 1921 में हुआ था ये, और ये किसानों ने चलाया था 1921 में। और ये एक आंदोलन जो हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में शुरू हुआ। ठीक है ना, 1921 में यूपी के अवध में ये शुरू हुआ था, अवध क्षेत्र में शुरू हुआ था, और ये एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का जो मकसद था वो लगान, और साथ में अंग्रेजों के द्वारा जो एक प्रकार से दमनकारी जो नीति थी, जिसमें कि राजस्व की जो प्रथा थी, ठीक है ना, उससे आजादी की राजस्व लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा था, लगान जिस तरीके से बढ़ा रहे थे, उससे इनको फ्री होना था, उससे आजादी पाना था। तो उस कारण से ये आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के जो प्रमुख लीडर थे वो थे मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी, नाम नोट कर लीजिएगा। मदारी पासी ये प्रमुख लीडर थे जिन्होंने कि इस आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है ना। अगर हम बात करें इस आंदोलन की जो खास बातें थी, तो इस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने की थी। यानी कि शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, और उसी समय, क्योंकि ये 1921 की बात है, 1921 में, यानी कि 1919 की बात की जाए तो
19 में खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था, और उसके बाद में 1920 की बात की जाए तो 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। तो खिलाफत आंदोलन में जितने भी मुस्लिम थे वो उनको कांग्रेस ने साथ दिया था, और खिलाफत के जितने भी जो मुस्लिम समुदाय थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर ये 1921 का एका आंदोलन में भी साथ दिया था। ठीक है ना, उन सभी नेताओं ने यहाँ पर शुरुआत की थी, और इस आंदोलन में किसानों ने ज्यादा लगान, और जिस तरीके से यहाँ पर जो नवीनीकरण शुल्क था उसको देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि नया यहाँ पर टैक्स रेजिम लगा दिया गया। किसानों ने यहाँ पर बेकारी ना करने का, यानी कि जो उस समय की किसान थी उस समय जो बेकारी यानी कि जो काम करने की का करने से इनकार कर दिया था। और इस आंदोलन में जो मुख्य मांगे थी वो तो आपको मैंने बता दी, टैक्स को कम करना, साथ ही साथ में जमींदार और जो उस समय के औपनिवेशिक अधिकारियों के द्वारा लगाए गए जो अवैध यानी कि जो कि इलीगल टैक्स थे उनको खत्म करने के लिए भी ये मुहिम चलाया गया है। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बहराइच, सीतापुर और हरदोई में। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? बहराइच, सीतापुर और हरदोई, यहाँ पर शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत तो हुई, हर आंदोलन में कहीं ना कहीं पे धीमे धीमे करके न्यूट्रलिटी आ जाती है, धीमे धीमे करके हल्का हुआ है। ये भारत के जितने भी आंदोलन जब चले थे तो शुरू में एग्रेसिव होते हैं, बाद में कम हुए हैं। तो इस आंदोलन को भी 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 21 से आके 1922 तक आते आते यानी कि साल भर में ये धीरे धीरे होके ये हल्का हो गया था, कम हो गया था, और आखिरी में आके ये खत्म भी हो गया। ठीक है, तो 1921 से 1922 तक ये चला, उसके बाद में ये खत्म हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने ये, और क्वेश्चन नंबर 104, एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन फैक्ट्री व्हेन मोर देन वर्कर आर एम्प्लॉयड, यानी कि कैंटीन की जो सुविधा है वो कितने वर्करों पर रखी गई है? कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जिन कारखानों में अधिक से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहां कैंटीन की सुविधा दी जानी चाहिए। तो कितने यहाँ पर जो श्रमिक हैं वो काम करने चाहिए, वो यहाँ फिगर दिए हुए हैं, जिसमें कि कैंटीन की सुविधा कंपलसरी की गई थी, जो कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार बताई गई है। भारत की आजादी के बाद में यह अधिनियम बनाया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताएं। देखिए, इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बताना मेरी जवाबदेही है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसी बेस पर तैयारी करनी है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक से एक बढ़कर एक बारीकी से आपको अधिनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर श्रमिक कितने श्रमिक होने चाहिए कैंटीन में, उसका प्रश्न है, तो 250। ठीक है, तो ये अधिनियम जो था ये फैक्ट्री अधिनियम था, जो कि कारखाना अधिनियम कहलाता है। एक व्यापक कानून है जो कि कारखानों से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर को शामिल करता है। जितने भी कारखाने हैं उनकी जितने भी जो भी यहाँ पे मसले होते हैं, जो भी इसमें पहलू होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें कारखानों का अनुमोदन, कारखानों की लाइसेंस जो कि पंजीकरण होता है, ठीक है ना, उसकी सुरक्षा, उसमें जो हेल्थ इशू होते हैं, स्वास्थ्य, उसमें जो भी यहाँ पर कल्याण के काम किए जाते हैं, या फिर काम के कितने घंटे होने चाहिए, कितने घंटे यहाँ पर मजदूरों को काम करना चाहिए, वो भी इसमें दिया गया है। साथ में इस अधिनियम में छुट्टियों का भी कैलकुलेशन होता है, कितनी छुट्टी मजदूरों को मिलनी चाहिए, और साथ में उस पर जो पनिशमेंट का प्रोविजन है, ठीक है ना, दंड से यानी कि जो भी दंड दिया जाना चाहे उसकी भी बातें इसमें रखी गई हैं। इस अधिनियम के तहत यहाँ पे कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिकों की जो सुरक्षा मानक है वो भी तय किए गए हैं। ये अधिनियम बुनाई, कपड़े, जूते, रंगाई और जितने भी अन्य वस्त्र से जुड़े हुए कारखाने हैं उन सभी पर ये लागू होता है। कौन सा? फैक्ट्री अधिनियम 1948। किस किस पर? बुनाई, कपड़ों की बुनाई, जूते, साथ में रंगाई का काम, और साथ में जो वस्त्रों को पॉलिश किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, उसको चमकाया जाता है, ऐसे जैसे इस तरीके के कारखानों पर यह लागू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग
एसोसिएशन वाज हैविंग एन एम टू इन्फ्लुएंस पब्लिक इन द इंग्लैंड अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस संस्थान का उद्देश्य भारत में भारतीयों की स्थितियों के बारे में इंग्लैंड की जनता को प्रभावित करता था? कौन सी एक संस्था थी जो कि इंग्लैंड में बनाई गई थी और वहां की इंग्लैंड में जो जनता रहती थी उनको भारत में जो भारतीय रहते थे उनकी स्थिति के बारे में वो संस्था वहां पर बताती थी? ये क्वेश्चन है और संस्थाओं के यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर नाम दिए गए हैं और ये है संस्था जिसमें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सी जो है पूर्ण स्वराज सभा। ये सी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और डी ऑप्शन जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये नाम दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सी संस्था थी भारत में भारतीयों की स्थिति के बारे में इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करता, और वो संस्था का नाम बताना, उस संस्था का जो उद्देश्य था वो संस्था पर मॉडर्न हिस्ट्री का जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसका जो आंसर है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी ये, और ये इंग्लैंड में लंदन में की गई थी इसकी स्थापना। और किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी, ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि इनको दी गई है, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये हुई थी 1866 में। 1866 में इस संगठन की स्थापना की गई थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का से पहले, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब ये संगठन नहीं बना था, आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी नहीं बनी थी, उससे पहले का ये संगठन है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठित हुई और ये 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने गठित की थी। दादा भाई नेहरू जी जो कि पहले वहां की क्या थे, जो इंग्लैंड की संसद थी उसके सदस्य के रूप में यहाँ पे थे। इंग्लैंड की जो इलेक्शन था उस इलेक्शन जीते थे वहां से, और जीतने के बाद में वहां पर अपने प्रश्न रखते थे संसद में, ठीक है ना, वहां के ये मेंबर थे और वहां पर जाकर इन्होंने ये आवाज उठाई थी और वहीं पे जाके इस एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसमें कि भारतीयों की स्थिति के बारे में अवेयर करना, इंग्लैंड में रह रही जो ब्रिटिश जनता है उसको, कि इंग्लैंड जो कि आपका देश हमारे देश पर राज कर रहा है, तो वहां पर भारतीयों की स्थिति क्या है, किस तरीके से वो वहां पर भारत के लोगों पर ट्रीट करते हैं, कैसे वहां पर उन पर शासन कर रहे हैं, ये जानकारी यहाँ पर देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पूर्ववर्ती संगठन, इस संगठन के जो सदस्य थे वो भारतीय और उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी कि अंग्रेज जो थे, जो रिटायर हो चुके थे, वो भी इसके सदस्य थे, दोनों थे। मतलब भारतीय लोग भी थे जो कि इंग्लैंड में रह रहे थे, वो भी इस संगठन के सदस्य थे, साथ में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी भी इस संगठन के सदस्य थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि बनी गई थी, इसका जो मेन एम था वो एम था सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना, यानी कि भारत में भारतीय जो थे उनका यहाँ पर जो कल्याण हो सके उसको बढ़ावा देना, और साथ में ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देना कि भारत में असल में वो क्या रहा है और भारत के लोगों की जीवन शैली कैसी है आपके शासन का। तो ब्रिटिश प्रेस ने भारतीय शिकायतों की आवाज उठाना, यानी कि यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रेस थी, इस संगठन का ये भी काम था कि जो ब्रिटिश प्रेस थी वहां पर भारतीयों की जो शिकायत थी, जो कंप्लेन थी, उसकी भी आवाज उठाना और भारत के मामले में और ज्यादा अधिक विचार और चर्चा करना। सरकार को भारतीयों के इस प्रतिबंध का इस प्रतिनिधित्व का प्रदान करना, और इसके लिए यहाँ पर पूरा काम जो किया गया था, ये पूरा काम किया था दादा भाई नेहरू को ही जाता है, ठीक है, दादा भाई नेहरू और उनके साथ के जुड़े हुए लोग, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने काफी कुछ आपको समझा दिया है, बाकी डिटेल में आपको क्लासेस में भी पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ये हु रोड द अमार सोनार बांग्ला?
मोटिवेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फाइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्र संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? बताइए, ये अमार सोनार बांग्ला जो एक गीत है, इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी, किसने इसको लिखा था? बहुत इजी आंसर है ये, और इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर थोड़ा सा भी आपने हिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसका जो आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला इसकी रचना की थी, और इसकी रचना की थी 1906 में। 1906 में इसको लिखा था, और ये आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है ना, इसमें कि हमारा सोने जैसा बांग्लादेश, ये इसका एक्चुअली बंगाली बांग्ला भाषा में लिखा गया है अमार सोनार बांग्ला। तो सोने सा हमारा बांग्लादेश, ये है इसका अनुवाद, ठीक है ना, जो कि आगे जाके बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था, और ये बांग्ला भाषा में है, ठीक है ना। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंग भंग, ठीक है ना, उस समय इसको लिखा था। 1906 में हुआ था बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के समय में ही इसको लिखा गया था, और इस गाने को उस समय भी गाया गया, ठीक है ना, जिसमें कि अंग्रेजों ने इसको धर्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। तो ये जो गीत था, इसलिए बंगाल को यूनाइटेड करने, यूनिटी यानी कि यूनाइट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, वहां की जो जनता थी वहां पर जोश भरने के लिए इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और जब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, याद रखना, पाकिस्तान से अलग हुआ था, देन उसके बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना था, जो कि कब हुआ था? 1972। पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बना था, उस समय ये 10 पंक्ति यानी कि 10 लाइन का ये राष्ट्रगीत है, जो कि बांग्लादेश ने इसको स्वीकारा, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये Who was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India? भारत के संविधान के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया तो समझ लो आप स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ये भी कृपलानी ए ऑप्शन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, और डी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल 2 सेकंड का में ही आंसर इसको आप दे सकते हैं, और इसका है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी थे। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 29 अगस्त। अभी इसकी डेट भी पूछ सकते हैं। 1947 में ये प्रारूप समिति बनी थी, और प्रारूप समिति में टोटल कितने? 7 मेंबर थे। 7 मेंबर थे इसमें, और 7 मेंबर के साथ में इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो बी आर अम्बेडकर जी बने थे। बी आर अम्बेडकर जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो सदस्य बने थे वो मुस्लिम लीग से जीत के आए थे। याद रखना, मुस्लिम लीग जो कि आगे जाकर अलग पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उनको एक्सेप्ट किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा इलेक्ट होकर आए थे, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और साथ में यहाँ पर एम जी अयंगार, ठीक है ना, और साथ में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सलालुल्लाह, साथ में एन माधवराव और टी टी कृष्णाचार्य। ये 7 सदस्यों की ये पूरी टीम थी, जिन्होंने की भारत के संविधान बनाने के लिए यहाँ पर पूरे टाइम दिया था। और साथ में ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर जी थे, और इन सब ने यहाँ पर प्रारूप बनाने में सहयोग किया। प्रमुखता से यहाँ पे अम्बेडकर जी को याद किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन ये आ गया। डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल बिलोंग टू विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? देखिए बहुत इजी एक क्वेश्चन है ये।
अगर आपने पॉलिटी के सारे पार्ट के बारे में आंसर पढ़ा हुआ है तो आप आंसर दे सकते हैं ए बी सी डी, जिसमें कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 दिया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। डीपीएसपी किस भाग के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। बहुत इजी आंसर है, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसका। और इसका जो आंसर है डीपीएसपी जो आता है वो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग का हिस्सा है। और अगर बात की जाए तो चौथे भाग यानी कि पहला भाग जो है उसमें देश की परिभाषा, राज्य उनकी उसको दिया हुआ है। दूसरी की बात करें तो दूसरे में इसमें देश और देश की जो राज्य हैं उसकी परिभाषा दी गई है। दूसरे में बात की जाए तो इसमें नागरिकता, नागरिकता के बारे में। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में मौलिक जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है। और चौथा जो कि मैंने अभी आपको आंसर बताया, ठीक है ना, ये जो है ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है ना, जो कि है अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर राज्य के ऊपर लागू होता है कि ये भारत की जो राज्य में रह रही जनता है उस पर लागू किया जाए, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक, ठीक है ना। और इन सिद्धांतों को पालन करना राज्य का दायित्व है। और इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार लागू करने के लिए तथा मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए। तो मौलिक अधिकार है उसमें बदलाव किया जा सकता है अगर राज्य डीपीएसपी को लागू करे। डीपीएसपी में अभी हाल ही में जो क्या क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, यूसीसी पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और यूसीसी को कई राज्यों में अपनाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ। उससे पहले बात की जाए तो क्या कहते हैं, गोवा सबसे पहला स्टेट था जिसमें कि यूसीसी लागू कर दिया गया था। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी लागू किया गया। मध्य प्रदेश में भी यूसीसी को लागू करने की चर्चा हो रही है और आगे जाके यूसीसी मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 44 का हिस्सा है, इसको लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 44 जो कि पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। पार्ट 4, ठीक है ना, पार्ट 4 की बात की जाए तो ये पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक के अंतर्गत आते हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ डोमिसाइल, अधिवास के द्वारा कौन नागरिक नहीं है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया और ये ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन, बी, ये सी है और ये ऑप्शन। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोज हु आर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं, दोज whose either mother or the father was born in the territory of India, जिनके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, those who have been ordinarily residing in the territory of India after commencement of the Constitution of India, जो भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहे हैं। या फिर one who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of Constitution of India, यानी कि जो भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा यह बताना है। बहुत इजी है इसको, अगर आपने यहाँ पे भारत के नागरिकता के अधिनियम पढ़े हैं, नागरिकता का जो अनुच्छेद है, ठीक है, नागरिकता का जो पार्ट है पार्ट 2, अगर वो आपने पढ़ लिया है, जिसमें कि पार्ट 2 के अंदर में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में जो आर्टिकल दिए हैं, अगर वो पढ़ लिए हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और वो है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से हर व्यक्ति, अगर संविधान होने के बाद में भारत में सामान्य रूप से रह रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, अधिवास के बाद में। ये आंसर है इसका, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बाकी आप नागरिकता के इतने भी अधिनियम, यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस के आपको जितने भी पार्ट हैं उनको आपको याद करना है। आर्टिकल को, किसी भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। उसकी भी एक पूरी क्लास बना दूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जो आपको मेरे द्वारा मिल जाएगी, और उनको आप याद कर लेंगे तो डेफिनेटली उसमें से पूरे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत जल्दी उसकी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 110। The principle of the collective responsibility has been incorporated in article। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? आर्टिकल दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन आर्टिकलों को आपको बताना है कि सामूहिक के जो दायित्व है वो किस सिद्धांत में आता है। ऑप्शन आपके सामने है आर्टिकल के, जो आर्टिकल है पूरे 75, 75 आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 105, 105 या फिर आर्टिकल 53। कौन से आर्टिकल में सामूहिक दायित्व के सिद्धांत का अनुच्छेद शामिल किया गया है, बताइए। आर्टिकलों पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल की एक लिस्ट, एक पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं, इसलिए मेरी क्लास एक भी मिस मत कीजिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो उसमें मैं पूरे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको सही रूप में पूरी बता दूंगा, जिनको कि आपको लगातार रिवाइज कर लेना है, आपको याद हो जाएंगे पूरे। अगर मेरी क्लास को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से भी आपको पूरी बात। देखिए इसका जो आंसर है आर्टिकल 75, इसी का करेक्ट आंसर। आर्टिकल 75 में यहाँ पर सामूहिक दायित्व की जिम्मेदारी दी थी, ठीक है। सामूहिक दायित्व का सिद्धांत क्या है ये आपको समझना है। सामूहिक दायित्व यानी कि सामूहिक दायित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? संसद के पास में। यानी कि एक संसदीय प्रणाली के का ये आधारभूत सिद्धांत है। यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75 है उसमें ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि सामूहिक दायित्व, लोकसभा यानी कि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो वहां पर एमपीज होते हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। तो जनता के लिए जो सामूहिक दायित्व होता है वो किसके पास में होती है? वो होता है संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें तय किया गया है। और उसमें आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 75, जिसमें कि कैबिनेट के बारे में चर्चा की गई है, मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद का जो की जिम्मेदारी है वो सामूहिक रूप से किस पे होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सभी मंत्री अपनी सभी भूल चूक के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी। जब लोकसभा के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, यानी कि जब लोकसभा, मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्री, लोकसभा बहुत बड़ी होती है, उसमें कैबिनेट छोटा सा होता है, तो कैबिनेट के विरुद्ध जब अविश्वास यानी कि लो कॉन्फिडेंस मोशन जब पारित करती है तो सभी मंत्रिपरिषद को क्या हुआ? इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें कि राज्यसभा के भी मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि राज्यसभा से भी कैबिनेट में मंत्री आ सकते हैं, ठीक है ना, वहां से भी। आपने देखा होगा कि भारत में प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से लिया गया, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो राज्यसभा से भी मंत्री हो सकते हैं। यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है ये है। इसका अर्थ ये भी है कि कैबिनेट के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति, एक कैबिनेट मंत्री अगर कोई निर्णय लेता है तो उस पर वो सारे मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, भले ही कैबिनेट की बैठक में उनके विचार विमर्श नहीं हुए हों, उनकी सहमति ना हो, ठीक है। कैबिनेट की बैठक हमेशा होती है जिसमें कि कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री के जितने भी मंत्री होते हैं वो सब शामिल होते हैं, जिस पर कि लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री इसको रिप्रेजेंट करता है और उसमें इसके निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आर्टिकल 75 जो कि सामूहिक दायित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने ये, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी ये आप लोग को बताइएगा, साथ में क्लास को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर मिलने
वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संविधान का आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने नहीं है, बताइए। ए ऑप्शन शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बी सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। सी सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ये आपको बताना है। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए इसका जो आंसर है वो फटाफट बता देता हूँ, क्लास खत्म होने वाली है। और इसका आंसर है, ये विशेषता नहीं है इसकी, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप। ठीक है ना, शक्ति का वितरण बिल्कुल होता है, संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर, और एक लिखित संविधान है। ये तीनों सही है, लेकिन सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप नहीं होता। ये संघीय संविधान की विशेषता होती है। और विशेषता मैं आपको बताता हूँ, सरकार के दो या दो से अधिक से ज्यादा स्तर होते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है इसमें, और संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, और साथ में संविधान में मौलिक प्रावधान में बदलाव के लिए सभी स्तर की सहमति जरूरी होती है। अगर आपको मौलिक प्रावधान है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो सभी स्तर पर यहाँ पर सहमति जरूरी होती है। संविधान और सरकार के अलग अलग स्तरों की जो शक्तियां हैं उनकी व्याख्या करने का काम जो करता है वो कौन करता है, उसकी शक्तियों को बताने का वो करता है न्यायालय, यानी कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सरकार के हर स्तर पर राजस्व के स्रोतों का जो उल्लेख है ना वो यहाँ पर मिलता है। संघीय प्रणाली के दो मकसद होते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए संघीय प्रणाली की, तो संघीय प्रणाली के दो मकसद होते हैं, देश की एकता और एकता में वृद्धि करना। ठीक है ना, और साथ में क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय जो चीजें हैं उसको भी यहाँ पर बैलेंस बना के रखना। तो ये दो काम यहाँ पर संघीय प्रणाली के मेन मकसद होते हैं। और साथ में संघीय प्रणाली में सरकार के अलग अलग स्तरों पर आपसी विश्वास और सहमति भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये होती है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं। ठीक है ना, और साथ ही साथ में जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज के रूप में यहाँ पर नाम शामिल है, कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है जो कि अपने भारत का संविधान है, जो कि एक कठोर भी है और साथ में इसमें लचीलापन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है और कठोरता को भी यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान में जो सर्वोच्चता है, ठीक है ना, ये भी मिलती है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो अध्यक्षीय स्वरूप है वो यहाँ पर अलग से ही बनाया गया है, जो कि न्यूट्रलिटी है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री को वो सारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन एट द एंड जो मेन पावर है, जो कि यहाँ पर संविधान में हर नियम को लागू करता है, वो करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को यहाँ पर अध्यक्षीय पावर दिया गया है, न कि सरकार को दिया गया है। ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्षीय पावर राष्ट्रपति के पास में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो संघीय पावर है यहाँ पर तीन भागों में विभाजित किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलकर यहाँ पर ये संघीय सरकार की प्रणाली। ठीक है, तो ये थे पूरे क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने कंप्लीट किए। इसी तरीके के क्वेश्चन लगातार एमसीक्यू बेसिस पे मैं सोशल साइंस के ला रहा हूँ। साथ में टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे टीजीटी सोशल साइंस के लिए वर्ग 2 की तैयारी के लिए। तो आप लगातार मेरी क्लासेस के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई क्लास टिल एंड।